वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ECO 401 के लेक्चर नंबर 11 से लेकर 20 तक करवाए जा रहे हैं। मिड टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये एक लाइन है जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स को जो है वो चार्ट आउट किया जाता है, डिफरेंट पॉइंट्स को दिखाया जाता है, जिसके अंदर कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट होता है। जब उसकी यूटिलिटी की हम बात करते हैं, जो यूटिलिटी उसको मिलती है उस हवाले से वो इनडिफरेंस होता है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की हम बात करते हैं। सो जो एवरेज स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का किसी भी दो पॉइंट के ऊपर वो गिवन होता है। चेंज इन क्वांटिटी से गुड्स वाई की डिवाइड किया जाता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और ये जो है कहलाया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो एक डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिलेट करता है प्रिंसिपल के साथ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो बराबर होता है रेशियो के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के। सो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है एम यू एक्स बाई एम यू वाई, वो बराबर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के। सो जो इंडिफरेंस कर्व होता है परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये जो है वो एल शेप है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। सो जो ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट है कंज्यूमर के लिए, सो ये वहाँ होता है जहाँ पर बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होती है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के। और जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, इसको यूज़ करते हुए ड्राइव किया जा सकता है एंजल कर्व, जो शो करता है रिलेशनशिप इनकम और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। एंजल कर्व शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप जो इनकम और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नॉर्मल गुड की, और जैसे इनकम बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड जो नॉर्मल गुड की वो भी बढ़ जाती है। और प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात करें, इसको यूज़ करते हुए ड्राइव किया जा सकता है डिमांड कर्व को, जो कि शो करता है रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करें, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो एक प्राइस राइज का वो हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि इनकम इफेक्ट जो होता है प्राइस राइज का कंजम्पशन के ऊपर नॉर्मल गुड की वो नेगेटिव होता है। और इनकम इफेक्ट जो होता है इन्फेरियर गुड के लिए वो पॉजिटिव होता है, और इनकम इफेक्ट जो है गिफिन गुड का वो भी पॉजिटिव होता है। सो ये जो है ऑफसेट करता है नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इसी वजह से। जो लिमिटेशन है इंडिफरेंस अप्रोच की वो ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये सिर्फ पॉसिबल है दो या एट बेस्ट थ्री गुड्स के लिए, और ये हमें तकरीबन इम्पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली ड्राइव किया जाए इंडिफरेंस कर्व। और कंज्यूमर जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनली तौर पे बिहेव करे, कंज्यूमर जो है वो रैशनैलिटी से हटके भी बिहेव कर सके। सो कंज्यूमर जो है वो हमेशा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रियलाइज़ करें जो लेवल है यूटिलिटी का एक्स पोस्ट कंजम्पशन से, जो वो ओरिजिनली एक्सपेक्ट करें। और जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो हेल्प नहीं कर सकता जब एक गुड जो है वो ड्यूरेबल गुड है। और अगर हम फर्म की बात करें कि फ़र्म क्या है, फ़र्म से मुराद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है प्रोडक्शन की, जिसके अंदर कुछ कोई कोई एक शख्स जो है या फिर जो कलेक्शन इंडिविजुअल्स के वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज के। फर्म जो है वो फेस करती है थ्री बेसिक क्वेश्चंस के वाट इट शुड प्रोड्यूस, क्या इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, और कितना प्रॉफिट या नेट बेनिफिट जो है वो फर्म जो है वो कमा सकेगी। ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो फर्म की वो ये है कि ये कहती है कि जो फर्म का बेसिक गोल है वो तो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है। और प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इन दोनों के दरमियान। सो ये है प्रॉफिट का फार्मूला। सो TR माइनस TC यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो जो टोटल रेवेन्यू जारी बात है वो ज़्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से, ताकि प्रॉफिट जो है वो बढ़ाया जा सके, हासिल किया जा सके। और टाइप्स जो है फर्म की, फर्म जो है वो सॉल प्रोप्राइटरशिप होती है जो कि सिंगल ओनर की फर्म है, पार्टनरशिप होती है एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, और लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिसके अंदर जाहिर बात है अनलिमिटेड ओनर्स भी हो सकते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स जो है वो कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो इससे मुराद मैनेजमेंट स्किल्स हैं या फिर पर्सनल इनिशिएटिव जिनको यूज़ करते हुए कंबाइन किया जाता है रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव तरीके से। इसमें शामिल है रिस्क टेकिंग। और प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें सो ये रिलेशन होता है प्रोडक्शन के दरमियान गुड्स या सर्विस की, और जो इनपुट यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन यूजुअली इसको लिखा जाता है जनरल फॉर्म के अंदर Q इक्वल्स टू F बाय L के, जहाँ पर Q तो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, जबकि L जो है वो क्वांटिटी है लेबर इनपुट की, जो लेबर यूज़ किए जा रहे हैं। K जो है वो क्वांटिटी है कैपिटल इनपुट की। सो प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान। मैथमेटिकली तौर पे इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू F KLN ETP, यानी कि Q जो है वो आउटपुट है, टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, K कैपिटल है, L लेबर है, N नेचुरल रिसोर्सेज और E जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है।
टी जो है टेक्नोलॉजी और पी जो है वो पावर है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कॉप डगलस फंक्शनल जो है वो फॉर्म जो है प्रोडक्शन फंक्शन की वाइडली यूज़ की जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप जो है एक आउटपुट का इनपुट के लिए, और इसको प्रपोज किया था नट विक्सेल ने और टेस्ट किया इसको स्टैटिस्टिकल एविडेंस के अगेंस्ट पॉल डगलस ने और चार्ल्स कॉप ने 1928 के अंदर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की बात करते हैं। सो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का बताता है कि जैसे आप इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी वेरिएबल फैक्टर की एक साथ, फिक्स फैक्टर के जो रिटर्न है वो फिर कम से कम होता चला जाएगा, यानी कि फिक्स फैक्टर तो फिक्स रहेगा लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर उसको आप बढ़ाए जाएंगे तो जो रिटर्न आएगा उसके अंदर कमी आती चली जाएगी, रिटर्न जो है वो उतना तेज़ी से फिर नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक फैक्टर फिक्स है इस वजह से। सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है एक फैक्टर की वो जो है इस लेटेस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन होती है आउटपुट मेजर जो होता है यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस में, और जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है इसके अंदर होता है क्या है कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट के हिसाब से होती है, पर यूनिट के हिसाब से होती है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर की। और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये बराबर होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। माइनर फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, ये जो है एडिशन होता है, ये एडिशनल जिसको हम कह लें। सो इसका फार्मूला ये होता है चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द क्वांटिटी। शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी या फिर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है, ये थ्योरी बताती है कि जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं अमाउंट जो वेरिएबल फैक्टर का फिक्स फैक्टर के साथ, तो होता क्या है कि इनिशियली आउटपुट तो इंक्रीज होगा लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है वेरिएबल फैक्टर का उससे लेस आउटपुट मिलेगा पिछले के मुकाबले में। और इस थ्योरी के अंदर हम जो वो लेते हैं क्या, एक फैक्टर को फिक्स, और इसी वजह से इसको अप्लाई किया जाता है शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी या फिर रिटर्न टू स्केल थ्योरी बताती है कि लॉन्ग रन में तो जाहिर बात है तमाम फैक्टर्स ही वेरिएबल हैं, और इस थ्योरी में जो है वो शामिल है कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये तीनों शामिल होते हैं। सो स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, सो रिटर्न टू स्केल से मुराद जो है वो टेक्निकल प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्शन की जो कि एग्जामाइन करती है चेंज इन आउटपुट सब्सिक्वेंट जो होता है एक प्रोपोर्शनल चेंज के लिए ऑल आउटपुट में। और रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर जो ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, और जो लेटर जो बाद वाला है वो रिलेट करता है शॉर्ट टर्म से, और जो पहले वाला है वो है लॉन्ग टर्म से। सो जो लोकेशन और साइज ऑफ डिसीजन की बात करें, लोकेशन जो है वो डिसीजन डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स के ऊपर और जो लोकेशन ऑफ दी मार्केट्स होती हैं। सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की हम बात करते हैं। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर इंडस्ट्री के, ना के फर्म में। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स के ऊपर। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बात करें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो है वो बेनिफिट्स हैं जो कि अक्रू करते हैं किसी भी एक फर्म को उसके एक्शन की वजह से या फिर प्रेजेंस की वजह से दूसरी फर्म्स की। और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बात करें, फोर्सेस होती है जो सबब बनती है लार्जर फर्म्स के लिए कि वो प्रोड्यूस करें गुड्स और सर्विस इंक्रीज्ड पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। और जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का, इसको हासिल किया जाता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है लास्ट डॉलर जो स्पेंड किया गया तमाम इनपुट के ऊपर वो बराबर होती है, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर के। सो आइसोकोन की हम बात करें, सो आइसोकोन क्या है, ये जो है रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि फर्म जो है वो एम्प्लॉय कर सकती है ताकि प्रोड्यूस करे सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के जरिए सेम लेवल ऑफ आउटपुट यूज़ किया जाता है। कहीं पर लेबर ज़्यादा है, कहीं पर कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसको यूज़ करते हुए इलस्ट्रेट किया जाता है, शो किया जाता है जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर्स का। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की बात करें, तो जो स्लोप है आइसोकोन का वो कहलाया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये जो है एनालॉग है जो टर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए कंज्यूमर एनालिसिस में, और ये अमाउंट होता है एक फैक्टर का जैसे कि कैपिटल का जिसको रिप्लेस किया जा सकता है वन यूनिट इंक्रीज होना दूसरे फैक्टर्स में, जैसे कि MRTS बराबर है चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर। आइसोकॉस या फिर बजट लाइन की हम बात करते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है आइसोकॉस का सिमिलर है बजट लाइन जो कि डेवलप हुई इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में, और ये वो लाइन है जो कि कैप्चर करती है तमाम डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनपुट्स के जो कि फर्म जो है अफोर्ड कर सकती है कि वो हायर करे। और जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का
ये जो है हासिल किया जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर रिलेवेंट आइसो कॉस्ट और आइसो कॉन इन दोनों के दरमियान। अब इस पॉइंट के ऊपर आइसो कॉन कर्व जो है वो टेंजेंट होता है बजट लाइन के, और ये जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। संक कॉस्ट की बात करें इकोनॉमिक्स और बिजनेस डिसीजन के अंदर, संक कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती हैं जो कि ऑलरेडी तौर पे इनकर्ड हो चुकी हैं और उनको रिकवर नहीं किया जा सकता सिग्निफिकेंट डिग्री तक, यानी कि काफ़ी हद तक। और ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कॉन्ट्रास्ट करती है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, और कॉस्ट जो कि ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी चेंज हो सकती है प्रोपोज कॉस्ट ऑफ एक्शन की वजह से। सो वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो वेरिएबल इसके नाम से पता चल रहा है ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी करती है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, चेंज होती है यानी कि। सो ऐसी ये जो है कॉस्ट ऑफ लेबर है, मटेरियल है, ओवरहेड है, जो कि चेंज हो जाते हैं, यानी कि फिक्स नहीं रहती। जो भी चेंज आता है वॉल्यूम में प्रोडक्शन यूनिट्स के, ज़्यादा होगी प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगी, कम होगी तो कम होगी। फिक्स कॉस्ट की बात करें तो जाहिर बात है ये वेरी नहीं करती है, फिक्स रहती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी प्रोडक्शन हो जाए फिक्स रहती है ये। और टोटल कॉस्ट की बात करें तो जाहिर बात है अब इसमें टोटल है, फिक्स भी शामिल है, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, ऐसी कॉस्ट भी शामिल है जो फिक्स रहती है और ऐसी भी शामिल है जो कि वेरी करती है, जो चेंज होती है, दोनों होती है। और इसका फार्मूला है TC इज इक्वल्स टू FC प्लस VC, यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट की हम बात करें तो ये एवरेज निकाला जाता है। इसको कुछ इस तरीके से हासिल किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है टोटल कॉस्ट को टोटल जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होती है उससे। सो एवरेज टोटल कॉस्ट यूजुअली इसके लिए ATC को यूज़ किया जाता है एब्रीविएशन के लिए, और उसको फाउंड किया जा सकता है दो तरीक़ों में, क्योंकि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, और उसको फाउंड किया जा सकता है डिवाइड करते हुए टोटल कॉस्ट जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो सम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स कॉस्ट का। सो एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसको ड्राइव किया जा सकता है सम करते हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट के। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये जो एक इकोनॉमिक टर्म है जिसको जो कि डिस्क्राइब करती है जो टोटल कॉस्ट जो एक फर्म की के वेरी कर सकती है, डिवाइडेड किया जाता है उसको टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट से। यानी कि सिंपली तौर पर ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट से। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर होगी जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी इसको लेंगे डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब है मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं। सो जो चेंज होता है टोटल कॉस्ट के अंदर वो नतीजा आता है इस वजह से चेंज होता है कि जब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है उसके अंदर चेंज आ जाता है। सो मार्जिनल कॉस्ट इंडिकेट करता है कि कितना चेंज आता है। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एडिशन होता है टोटल कॉस्ट के, और ये इस वजह से होता है कि एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर इजाफा हो रहा है। सो मार्जिनल कॉस्ट बराबर है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट के, यानी कि आउटपुट की वजह से जो चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में, सिंपल अगर हम वर्ड में कहें तो। रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये सेल प्रोसीड्स होती है जो कि एक्रू होती है एक फर्म को जब वो सेल करती है गुड्स जो कि वो प्रोड्यूस करती है। दूसरे वर्ड में बात करें तो ये कैश इनफ्लो होता है जो कि फर्म रिसीव करती है सेल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को। और उसके बाद ये कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है इन द सेम वे जिस तरीके से अप्लाई किया गया टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि आउटपुट। अब प्राइस टेकिंग फर्म की बात करें तो एक फर्म जो है उसके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फ्लुएंस करे मार्केट प्राइस, वो जो है प्राइस टेकर है। ऐसी फर्म जिसके पास वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी नहीं है उसको प्राइस टेकर कहेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती हैं इस वजह से। और प्राइस मेकिंग फर्म होती है ऐसी फर्म जो कि इन्फ्लुएंस करती है मार्केट प्राइस को। ऐसी फर्म को हम कहते हैं प्राइस मेकर या प्राइस सेक्टर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें, फर्म जो है वो जारी बात है चाहती है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और प्रॉफिट जो है वो होता क्या है, सिंपली डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल
कॉस्ट इन दोनों के दरमियान। सो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा ही प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होगा, जितनी ज़्यादा रेवेन्यू होगा, इनकम होगा, और कॉस्ट उतनी कम होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है कि बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं, इसी वजह से फर्म प्राइस टेकर होती है। बहुत सारी फर्म्स होने की वजह से फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और बैरियर भी नहीं होता, आसानी से एंटर हो सकती हैं फर्म्स। और प्रोडक्ट जो है वो एक जैसी होती है, और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज परफेक्ट होती है, अच्छी खासी अवेलेबल होती है फर्म्स के पास भी और कस्टमर्स के पास भी। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन की अगर हम बात करते हैं, सो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ पर एटलीस्ट एक फैक्टर जो है प्रोडक्शन का वो फिक्स होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये भी मतलब होता है कि कोई न्यू फर्म जो है वो एंटर नहीं, इसका मतलब ये कि कोई भी न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती मार्केट के। तो ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन की नहीं, शॉर्ट रन की बात हो रही है कि न्यू फर्म्स जो है वो एंटर नहीं कर सकती मार्केट में। और इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो हेल्प कर सकता है हमें आंसर देने में क्वेश्चंस जैसे कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है। सो प्रॉफिट जहाँ पर मैक्सिमाइज होते हैं और कितना जो है वो ये प्रॉफिट होते हैं, सो कैसे इंडिविजुअल फर्म जो है वो कर सकते हैं शॉर्ट रन सप्लाई डिसीजन, और किस तरीके से इनको ट्रांसलेट किया जाए लॉन्ग रन इंडस्ट्री कर्व के अंदर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सो शॉर्ट रन के अंदर फर्म सप्लाई कर्व जो है वो आइडेंटिकल होता है, पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसका एमसी का यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का, और शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व सिंपली हॉरिजॉन्टल समेशन है सप्लाई कर्व्स का इंडिविजुअल फर्म्स के, हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि वो। और जो डिमांड या एआर कर्व है, जो डिमांड या एआर कर्व होता है इंडस्ट्री का, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए वो हॉरिजॉन्टल होगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा कुछ इस तरीके से। सो इसी वजह से फर्म जो है वो सेल कर सकती है जितना चाहे गिवन मार्केट प्राइस के ऊपर, और इस रीज़न की वजह से जो एआर और एमआर है कर्व वो अलाइन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में तो लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, और फर्म भी जो है वो इंटर और लीव कर सकती है इंडस्ट्री को। शॉर्ट रन के अंदर तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन लॉन्ग रन में होता है। और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं शॉर्ट रन में तो ज़्यादा फर्म आ जाती है मार्केट में लॉन्ग रन के अंदर, और सप्लाई में इजाफा हो जाता है, और प्राइस जो है वो नीचे आ जाते हैं, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है लॉन्ग रन के अंदर। और इसी के मुकाबले में अगर फर्म जो है वो लॉस पे जा रही है शॉर्ट रन के अंदर, सो वो लॉन्ग रन के अंदर इंडस्ट्री से चली जाएंगी, जिससे सप्लाई नीचे आ जाएगी और प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर होंगे और नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी बहाल हो जाएगी। सो इसी वजह से लॉन्ग रन के अंदर फर्म के जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो एलोकेटिव एफिशिएंसी में क्या है कि जो ऑप्टिमल पॉइंट है प्रोडक्शन का किसी भी इंडिविजुअल फर्म के लिए वो वहाँ होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करें इसको तब वहाँ हासिल किया जाता है जहाँ पे फर्म प्रोड्यूस करती है बॉटम के ऊपर उनका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, और वो ये है कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मैनर के अंदर। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली ये डिफाइन करती है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सिंगल प्रोड्यूसर होता है पूरे मार्केट में, यानी कि कोई एक ही सेलर जो है एक ही फर्म सेल कर रही है किसी भी प्रोडक्ट को। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, एक ही फर्म जो है वो बेच सकती है इलेक्ट्रिसिटी। मोनोपोली पावर जो है, अब जाहिर बात है मोनोपोली पावर आती है तो किस तरह से आती है और क्या होता है, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो अक्सर जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि कैसे कितनी मोनोपोली पावर होनी चाहिए एक फर्म के पास। अब ये भी है कि किस हद तक मोनोपोली उसके पास हो तो बेहतर है। और जितनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी तो उसी के मुताबिक फिर फर्म जो है वो प्राइस अपने चार्ज करेगी। अगर बहुत ज़्यादा ही उसके पास अनलिमिटेड मोनोपोली पावर है तो वो तो मतलब जब दिल चाहे वो प्राइस वो बढ़ाते रहें। हमारे यहाँ भी जाहिर बात है इसी वजह से प्राइस बढ़ते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मोनोपोली पावर है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मोनोपोली पावर और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली की हम बात करें, मोनोपोली के अंदर फर्म जो है वो अर्न करती है प्रॉफिट जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो सप्लाई कर्व नहीं है फर्म का,
जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में था। और हम लिमिट प्राइसिंग की बात करते हैं, अगर फर्म जो है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश है मार्केट में और ग्रेजुअली जो है उसके पास जो है वो ट्रिक है कि कैसे बिजनेस रन करें, तो एक न्यू इंट्रेंट जो है फर्म के न्यू इंट्रेंट फर्म जो है उसको फेस करना होगी हाई कॉस्ट। यहाँ से भी मोनोपोलिस्ट पावर आती है। अगर गवर्नमेंट ने बैरियर नहीं भी लगाया हुआ तो ऐसा भी होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो पहले से मौजूद फर्म है वो स्मूथली रन कर रही है बिज़नेस को, तो नई आने वाली के लिए ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई जगह केसेस में ऐसा भी होता है। सो मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो इस फैक्ट को अच्छी तरह जानती है और वो प्राइस जो है ज़ाहिर बात है उसके लोअर होंगे न्यू इंट्रेंट के मुकाबले में, तो उसको एडवांटेज होगा ऐसी सिचुएशन का। डिसएडवांटेज है ज़ाहिर बात है मोनोपोलिस्ट की, मोनोपोली जो होती है उसके फिर कई सारे हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो मोनोपोलिस्ट जो है जानबूझ के ज़ाहिर बात है लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं ताकि हायर प्राइस चार्ज कर सकें। इसी वजह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज़ आते हैं उसकी यही वजह है कि मोनोपोली होने की वजह से कम क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है ताकि हायर प्राइस जो है वो चार्ज किया जा सके, और फिर ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के मुकाबले में, और ये अटेंशन भी ज़्यादा नहीं देते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने में। अब जाहिर बात है अगर एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, लेकिन इनका फोकस नहीं होता कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए ताकि प्राइस को नीचे लाया जाए। और फिर कुछ जगहों पे फ़ायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे नुकसानात होते हैं। नेचुरल मोनोपोलीज जो है वो बेनिफिशियल और एफिशिएंट है सोसाइटी के लिए। बहुत कॉमन एग्जांपल रेलवे है। नॉर्मली तौर पे कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो रेलवे नहीं लगाना चाहेगी, तो रेलवे जो है इस केस के अंदर मोनोपोली जो है वो बहुत फ़ायदा होता है मोनोपोली का। और सुपर नॉर्मल या फिर मोनोपोली प्रॉफिट जो है, अब अगर ज़्यादा प्रॉफिट मोनोपोली अर्न कर रही है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है, ये एक फ़ायदा बहुत बड़ा है। और नई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाई जाए ताकि सस्टेन किया जाए प्राइस वॉर को जब नई फॉरेन मार्केट में जाए। गवर्नमेंट रेगुलेशन ज़ाहिर बात है ज़रूरी है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है मोनोपोलीज़ को। अगर गवर्नमेंट एक तरफ प्रोटेक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट का ही काम है कि वो मोनोपोलीज़ को रेगुलेट करे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।